हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से अपने शुरुआत करने जा रहे हैं जो क्लास 11th है इसकी बायोलॉजी की। ठीक है, तो आज से अपने शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से एक है बायोस और दूसरा है लॉगोस। तो बायोलॉजी जो शब्द है इसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर के हुआ है, जिसमें से एक होता है बायोस और दूसरा होता है लॉगोस। बायोस जो है इसका अर्थ होता है लाइफ, यानी कि हमारा जो जीवन है उससे, हमारी लाइफ से। और जो लॉगोस है तो लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो इस आधार पर अगर हम बायोलॉजी जो शब्द है इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो इस बायोलॉजी जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? जीवन का अध्ययन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीवन के बारे में, यानी कि जीवों के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपने चारों ओर का जो पर्यावरण है उसके अंदर अगर आप देखो तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो क्या है? जीवित हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। जैसे कि अनेकों प्रकार के जंतु हैं, पादप हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो आपको अपनी नग्न आंखों के द्वारा दिखाई भी नहीं देते, जिनको हम किस में रखेंगे? सूक्ष्म जीवों के अंदर रखेंगे। कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या है? जीवित अवस्था में है, यानी कि क्या है? जीव है। और इसके अलावा भी आपको अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो क्या है? निर्जीव अवस्था में है। तो जनरली जो निर्जीव अवस्था के अंदर जो वस्तुएं उनका आप अध्ययन करते हो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान, तो इसके अंदर हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे? जीवों के बारे में करेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम इस बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो भी हम देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के हुआ है। एक है बायोस और दूसरा है लॉगोस। बायोस जो है इसका अर्थ है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और लॉगोस जो शब्द है इसका मतलब होता है स्टडी, जिसका अर्थ निकल करके आता है अध्ययन। तो इस आधार पर अगर हम बायोलॉजी शब्द को परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है? जीवन का अध्ययन, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? जीवों से संबंधित अध्ययन करेंगे। 11th और 12th यानी कि 11वीं और 12वीं को मिला करके आपको बायोलॉजी से संबंधित कुल 10 यूनिट जो है वो पढ़ाई जाएगी, जिनमें से 5 यूनिट जो है वो आप पढ़ोगे 11th के अंदर और 5 यूनिट जो है वो आप पढ़ोगे 12th के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लास 11th की, तो इसका मतलब 11th क्लास की अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर टोटल कितनी यूनिट दी गई है? 5 यूनिट दी गई है। तो एक बार अपने सिलेबस की शुरुआत करने से पहले हम हमारा पूरा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर 11th में कौन कौन सी यूनिट है और उनके अंदर कौन कौन से या कितने लेसन है, और बाद में हम क्या करेंगे? इनको डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर बात की जाए आपके सिलेबस की, तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसके अंदर टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। इसमें से अगर मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट की, तो जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है जीव जगत के अंदर विविधता। जीव जगत में विविधता। यानी कि वेरिएशंस।
इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने चारों ओर मौजूद जो जीव हैं, अगर आप उनको गौर से देखो तो आप देखोगे कि ये सारे जीव जो है वो एक जैसे नहीं हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हैं। तो ये है तो सारे के सारे क्या जीव, लेकिन ये सारे के सारे जीव होते हुए भी क्या है, एक जैसे नहीं है, यानी कि इनके अंदर बहुत अधिक अंतर या विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे हमारी इस फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसका नाम है जीव जगत के अंदर विभिन्नता। और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके सिलेबस में जो है वो टोटल 4 लेसन दिए गए हैं। तो हम इस फर्स्ट यूनिट के रूप में कितने लेसन पढ़ेंगे? 4 लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर जो 2 है वो है पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यूनिट जो 2 है वो क्या है? पादप व प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यहां पर हम बायोलॉजी के अंदर पादप और जंतु दोनों को ही साथ लेकर के चलेंगे। तो ये यूनिट नंबर जो 2 है, पादप और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 3 लेसन की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पादप और जो प्राणी है उनके शरीर का निर्माण कैसे होता है, उनके अंदर कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं, किस किस प्रकार से उन उत्तक जो है वो मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, इनके शरीर की बनावट कैसी है, किस प्रकार का इनके अंदर संगठन पाया जाता है, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इस यूनिट नंबर 2 में। और जिसमें आपके सिलेबस में टोटल जो है वो कितने लेसन दिए गए हैं? 3 लेसन जो है वो मेंशन किए गए हैं। अब अगर बात की जाए यूनिट नंबर 3 की, तो जो यूनिट नंबर 3 है वो है कोशिका, इनकी साइटोलॉजी से रिलेटेड है। कोशिका की संरचना व कार्य। आप जानते हो कि जब बात की जाती है जीव की, तो जीवों के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको पता है कि कोशिका जो है वो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो बिना कोशिका का अध्ययन किए हुए किसी भी जीव का अध्ययन कर पाना जो है वो संभव नहीं है। तो इसलिए 3rd यूनिट के रूप में जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किसको किया गया है? कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोट कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोट कोशिकाओं के रूप में प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है, और इनके अंदर सेल डिवीजन वगैरह के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है। इन सब चीजों के बारे में हम किस में बात करेंगे? हमारी यूनिट 3rd के अंदर। और जो क्या है? कोशिका की संरचना और कार्य। इस यूनिट 3rd जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 लेसन में। तो कितने लेसन आते हैं इसके अंदर? 3। इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें हमारी यूनिट जो 4th यूनिट जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित, यानी कि पादप कार्य की। यूनिट 4 जो है वो कौन सी है? पादप कार्य की, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर होने वाली वेरियस टाइप की जो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है उनके बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन के बारे में, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखो ये जो 4थी यूनिट है वो क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी की, यानी कि पादप कार्य की है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पादपों के अंदर होने वाली वेरियस टाइप की जो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है उनके बारे में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण आ गया, श्वसन आ गया, इन सब के बारे में। और ये जो 4th यूनिट है हमारी पादप कार्य की, इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो है वो टोटल 5 लेसन जो है वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो है 5th यूनिट हमारी, जिस
प्रकार से आपने देखा कि फोर्थ यूनिट जो है वो किससे रिलेटेड है, पादपों से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो है मानव शरीर विज्ञान की। यानी कि इस फोर्थ यूनिट के अंदर तो हमने बात किसकी की, प्लांट फिजियोलॉजी की, और जो हमारी फिफ्थ यूनिट है इसके अंदर हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी की, यानी कि जंतु कालिकी के बारे में। और जंतु कालिकी के रूप में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जंतु के रूप में आपको अध्ययन करवाया जाएगा डिटेल के अंदर मानव के बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में। और इसके अंदर शामिल किए गए हैं बेटा टोटल 7 लेसन। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें आपके बायोलॉजी के सिलेबस की, तो टोटल इसके अंदर कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। और इन 5 यूनिट के अंदर कुल जो है वो आपके सिलेबस के अंदर 22 लेसन जो है वो शामिल किए गए हैं। तो अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट यूनिट में कितने, 4, सेकंड यूनिट में कितने, 3, तो 4 और 3 7, थर्ड यूनिट में कितने, 3, तो 7 और 3 10, और 10 और 5 15, और 7 22। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस के अंदर जो है वो टोटल क्या है, 5 यूनिट और 7 लेसन जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो ये था आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब अपने फर्स्ट लेसन से जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज से अपने शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, जो क्या थी, जीव जगत के अंदर पाई जाने वाली विविधता के बारे में, और जिसके अंदर टोटल कितने लेसन मेंशन किए गए हैं, 4 लेसन जो है वो मेंशन किए गए हैं। इनमें से आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट लेसन की, और वो क्या है, जीव जगत, यानी कि जो जीवों का जो संसार है इसके बारे में। कि जब हम बात करते हैं जीव जगत की, तो जनरल सी बात है कि हम इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे। तो जब जीवों के अध्ययन की बात आती है तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि जीव क्या है। यानी कि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वास्तविकता में जीव क्या है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या पाए जाते हैं, कि किस प्रकार से आप एक सजीव को जो है वो एक निर्जीव से अलग कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो आप जो है वो बिना सोचे समझे तुरंत आंसर दे देते हैं कि ये जो है एक मार्कर है, और मार्कर जो है वो किसकी श्रेणी के अंदर आएगा, निर्जीव के अंदर आएगा। जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में पूछूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि मैं क्या हूं, एक मनुष्य हूं, और मनुष्य जो है वो अपने आप में क्या है, एक जीव है, यानी कि सजीव है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि वास्तविकता में जीव क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही सजीवों के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे लक्षण जो है वो आने लगते हैं, जिनके आधार पर आप उन्हें निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनसे अलग करने का प्रयास करते हो। तो इस प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि जीव क्या है, तो आपके दिमाग में आएगी कि जीवों के अंदर कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर जो है वो आप इन्हें निर्जीवों से अलग करने का प्रयास करोगे। तो अब बात करते हैं कि सजीवों के अंदर पाए जाने वाले वे लक्षण कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि जीवों में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। कि अगर हम बात करें कि जीव क्या है, जीव को परिभाषित करने की बात करें, तो आप जो है वो तुरंत ही जीवों के अंदर पाए जाने वाले जो लक्षण है उनके बारे में विचार करने लगोगे, और उन्हीं के आधार पर आप इन्हें क्या करोगे, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनसे अलग करने की कोशिश करना जो है वो स्टार्ट कर दोगे। अब बात करते हैं कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले वो प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, जिनके आधार पर आप इन्हें निर्जीव जो वस्तुएं होती है उनसे अलग कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इन प्रमुख लक्षणों के बारे में, तो हम देखते हैं कि इनके अंदर सबसे पहला जो प्रमुख लक्षण आता है वो आता है वृद्धि, यानी कि ग्रोथ।
और आप ये सोचते हो कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर तो वर्धी का गुण पाया जाता है और जो निर्जीव है उनके अंदर वर्धी का गुण नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से दूसरा लक्षण जो आपके दिमाग के अंदर आता है वो है जनन का, यानी कि रिप्रोडक्शन का। तो आप ये सोचते हो कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो जनन की क्रिया करते हुए अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है वो तो क्या कहलाएगा, सजीव। और जिनके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती या जिनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वो क्या है, निर्जीव। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे कैरेक्टर के बारे में, तो तीसरा कैरेक्टर जो आपके दिमाग में आता है वो आता है उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार चौथा जो कैरेक्टर आपके दिमाग में आता है वो आता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि कोशिका जो है वो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि सजीव की जब बात आती है तो आपके दिमाग में बात आती है कोशिकीय संगठन की, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर सजीवों के शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। और इसी प्रकार से आपके दिमाग में एक कैरेक्टर और आता है और वो है चेतना। इसके बारे में भी हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें कि जीव क्या है, ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि जीव क्या है तो आप क्या करोगे कि इन लक्षणों के आधार पर आप कोशिश करोगे कि सजीव और निर्जीव को क्या कर दें, हम अलग अलग क्लासिफाइड कर दें, उन्हें वर्गीकृत कर दें। यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 5 कैरेक्टर पाए जाते हैं वो तो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, सजीवों की। और जिनके अंदर ये कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलेंगे उनको आप शामिल कर दोगे किसके अंदर, निर्जीव के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम इन कैरेक्टर्स को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये ऊपर वाले जो 2 कैरेक्टर हैं जो कौन से हैं, एक तो ग्रोथ का और दूसरा रिप्रोडक्शन का, यानी कि एक तो है वर्धी का और दूसरा है जनन का। ये दोनों जो लक्षण है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण जो है वो नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अभी बताऊंगा कि ये विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है। और जबकि अगर बात की जाए उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की, कोशिकीय संगठन की या फिर चेतना की, तो जो ये तीनों कैरेक्टर है, ये तीनों कैरेक्टर जो है वो क्या है, सजीवों के लिए विशिष्ट लक्षण है। तो अब बात करते हैं यहां पर कि मैंने कहा कि ये वर्धी और जनन जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है और उपापचय और कोशिकीय संगठन जो है, कोशिकीय संगठन और चेतना जो है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण है। तो यहाँ पर मेरा विशिष्ट लक्षण नहीं होने से और विशिष्ट लक्षण होने से मतलब क्या है, मैंने कहा कि वर्धी और जनन जो है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण नहीं है, कोई स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके अपवाद जो है उपस्थित है, कि जब हम इन दोनों कैरेक्टर के बारे में, वर्धी के बारे में और जनन के बारे में जब हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वर्धी और जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अपवाद देखने को मिलते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि कुछ ऐसे निर्जीव घटक भी मौजूद हैं जिनके अंदर वर्धी का गुण पाया जा सकता है और कुछ सजीव भी ऐसे हैं जिनके अंदर जनन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन 2 कैरेक्टर को लेकर के, वर्धी और जनन को लेकर के अगर सजीव और निर्जीव को परिभाषित करने लगो तो जनरल सी बात है आपकी परिभाषा यही होगी कि जिसके अंदर वर्धी का गुण पाया जाता है वो तो क्या हो गया, सजीव, और जिसके अंदर नहीं पाया जाता वर्धी का गुण वो क्या हो गया, निर्जीव। तो इस प्रकार से अगर आप सजीव और निर्जीव को परिभाषित करोगे तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं जिनके अंदर क्या है, वर्धी का गुण पाया जाता है। तो यानी कि हमें इसका अपवाद मिल गया। इसी प्रकार से अगर बात करें जनन की, जनन का मतलब संतान उत्पत्ति की,
तो जब जनन के आधार पर अगर आप परिभाषित करोगे तो आप ये कहोगे कि जिनके अंदर जनन पाया जाता है वो तो सजीव, और जिनके अंदर जनन नहीं पाया जाता वो क्या है, निर्जीव। तो आपने यहाँ पर जनन के आधार पर ये देखा कि जिनके अंदर जनन नहीं पाया जाता वो क्या है, निर्जीव। लेकिन वास्तविकता में ऐसा हमेशा नहीं होता, इसका भी हमें कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि खच्चर है, खच्चर आप जानते हो वो है तो सजीव, लेकिन वो बंदे प्रकृति का होता है, उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि जनन नहीं पाया जाता। तो आपके अकॉर्डिंग तो जिसमें जनन नहीं है वो क्या हो गया, निर्जीव। लेकिन खच्चर जो है वो जनन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या है, सजीव। इस प्रकार से आपको कुछ एग्जाम्पल और भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि श्रमिक मधुमक्खी है, या फिर स्टेराइल नेचर के जो मनुष्य है, यानी कि कई बार कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, तो फिर वो निर्जीव की श्रेणी के अंदर नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने देखा कि वर्धी और जो जनन है वो दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो जनरली किसके अंदर पाए जाते हैं, सजीवों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके अपवाद देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि वर्धी और जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, और उपापचय कोशिकीय संगठन और चेतना जो है वो क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण है, यानी कि सामान्यतः हमें इनका कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिलता, अपवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम बात करें कि जीव क्या है, तो जैसे हम ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि जीव क्या है, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या है, सजीवों के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण आते हैं, जैसे कि वो 5 मेन कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक है वर्धी, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोशिकीय संगठन और पांचवा क्या है, चेतना। जिनके आधार पर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सजीव और निर्जीव को अलग अलग वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि वर्धी और जनन जो है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी कि इनके क्या है, अपवाद उपस्थित हैं, और जबकि उपापचय कोशिकीय संगठन और चेतना जो है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण है, यानी कि हमें इनका जनरली कोई अपवाद देखने को नहीं मिलता। तो देखो स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कशन किया कि हम 5 लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव को क्या करते हैं, वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से हम अब बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर की, और वो क्या है, वर्धी। अगर बात की जाए वर्धी की, ग्रोथ की, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी जीव या उसके किसी उत्तर या उसके किसी भी भाग के अंदर उसके द्रव्यमान या उसके आकार के अंदर होने वाली जो बढ़ोतरी है वो ही क्या कहलाती है, वर्धी कहलाती है। ग्रोथ को अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कहेंगे कि किसी जीव या उस जीव के किसी उत्तर या उसके किसी भाग के द्रव्यमान या आकार में बढ़ोतरी, ये क्या कहलाएगी, वर्धी कहलाएगी या ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, कि अगर कोई जीव है या तो उसके संपूर्ण शरीर के अंदर या उसके किसी उत्तक के अंदर या उस जीव के शरीर के किसी भी एक भाग के अगर द्रव्यमान के अंदर कोई बढ़ोतरी होती है या उसका आकार जो है उसके अंदर किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है, तो उसको किसके अंदर रखा जाता है, आकार उसको रखा जाता है वर्धी के अंदर या ग्रोथ के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जीवों के भार या उनकी संख्या के अंदर जो बढ़ोतरी है, भार या फिर जो उनकी संख्या है, बढ़ोतरी जो है वो भी क्या कहलाएगी, वर्धी। तो देखो कि अगर हम बात करें वर्धी की, ठीक है, तो वर्धी का मतलब क्या है, किसी भी जीव
या उसके किसी उत्तर या उसके किसी भाग के द्रव्यमान या आकार के अंदर होने वाली बढ़ोतरी जो है वो क्या है, वृद्धि है। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना, और वो ये कि अगर आप जैसे बात करो कि आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम जो है या बारिश के समय जो है वो क्या है, घरों के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि वो क्या हो, बंद होना जो है वो बंद हो जाते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। या अगर आप ऐसा करो कि एक लकड़ी का टुकड़ा हो, लकड़ी क्या है, वास्तविकता में तो मृत है, लेकिन अगर आप उसको पानी के अंदर डाल दोगे तो पानी में डालने के कारण उसका आकार जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, वो फूल जाती है। तो क्या हम उसे अब वृद्धि कह दें या ग्रोथ कह दें? तो हम उसको वृद्धि या ग्रोथ नहीं कहेंगे जनरली। क्यों? क्योंकि वृद्धि या ग्रोथ का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है जो बढ़ोतरी हो रही है ना, ये क्या होती है, स्थायी होती है। यानी कि एक बार अगर ये बढ़ोतरी हो जाए तो वापिस जो है वो पूर्वावस्था जो है वो नहीं आती, यानी कि एक तरह से जो ग्रोथ होती है वो अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि वापिस पूर्वावस्था के अंदर नहीं आती। तो जैसे कि एक पौधा है, अगर वो उसने अपना आकार बड़ा कर लिया तो वो वापिस अगले दिन छोटा नहीं होगा जनरली, ठीक। लेकिन वहां पर आपने जो लकड़ी का टुकड़ा डाला है वो क्या हो रहा है कि पानी उसके अंदर गया तो वो फूल गया, और उसके बाद में अगर आप सुखा दोगे तो वो वापिस क्या हो जाएगा, अपने पूर्व के आकार में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है ना, वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको वृद्धि के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि जनरली वृद्धि का गुण जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, सजीवों के अंदर पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर वृद्धि का गुण जो है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने देखा कि जीवों के भार या फिर संख्या के अंदर जो बढ़ोतरी होती है वो भी क्या है, वृद्धि है। तो यहां पर अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि के अब हमें दो कैरेक्टर देखने को मिल गए। कौन कौन से? कि एक तो क्या हो रही है कि जीव का अगर भार जो है वो बढ़ जाए तो भी हम उसे क्या कहेंगे, बढ़ोतरी या वृद्धि कहेंगे। और अगर मान लो किसी जीव की संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वृद्धि ही कहेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर कौन कौन से, एक तो जीव के भार के अंदर बढ़ोतरी होना और दूसरा क्या है, उसकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी होना, ये दोनों क्या है, वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है। यानी कि वृद्धि के क्या है, दो प्रमुख लक्षण है। कैसे? कि एक तो जीवों के आकार के अंदर बढ़ोतरी होना या उनके भार के अंदर वृद्धि होना, और दूसरा क्या है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी। तो जीवों का जो भार है इसके अंदर जो बढ़ोतरी है वो तो किसके अंदर होती है, जनरली जो बहुकोशिकीय है, जो बहुकोशिकीय जीव है उनके अंदर क्या होता है, वृद्धि के दौरान उनका आकार बढ़ता है, जिसके साथ साथ उनका क्या है, वजन भी बढ़ता है। तो ये तो किसके संदर्भ में हो गया, बहुकोशिकीय जीवों के संदर्भ में। लेकिन अगर बात की जाए एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में, जैसे कि अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब ये जब ये वृद्धि करेगा तो इसके अंदर क्या है, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही कोशिकीय जीव है, तो ये विभाजित होकर के क्या करेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा, और दोनों जो है वो क्या कर देंगे, अपने स्वतंत्र जीवों का निर्माण कर देंगे। तो यहां पर इस अमीबा के अंदर जब विभाजन हुआ तो उससे क्या बन गए, दो अमीबा बन गए। तो क्या हो गई, संख्या में बढ़ोतरी। तो ये दोनों ही घटनाएं किसके अंदर आएगी, वृद्धि के अंदर आएगी। तो हम ये कहते हैं कि जीव के भार के अंदर जो बढ़ोतरी होती है वो भी क्या है, वृद्धि का ही एक लक्षण है, और संख्या के अंदर बढ़ोतरी होना वो भी किसका लक्षण है, वृद्धि का ही लक्षण है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भार के अंदर होने वाली बढ़ोतरी और संख्या के अंदर होने वाली बढ़ोतरी, तो दोनों ही जो है वो क्या है, वृद्धि के द्वियुग्मी जो लक्षण है वो है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान देना कि जीव के भार के अंदर जो बढ़ोतरी होती है वो जनरली बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होती है, और जो संख्या के अंदर जो बढ़ोतरी ली जाती है वो जनरली एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ के अंदर ली जाती है। और ये दोनों ही कैरेक्टर किसके अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के। और इसलिए हमने इन दोनों को क्या कह दिया कि ये वृद्धि के क्या है, द्वियुग्मी लक्षण है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि जीवों के अंदर वृद्धि होती किसके कारण है,
ठीक है, तो हम ये देखते हैं वैसे तो जीवों के अंदर जो वर्दी है वो कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है, लेकिन कोशिका विभाजन जो है वो किसका परिणाम है? तो हम देखते हैं कि जो वर्दी है वो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। जब हम उपापचय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उपापचय खुद जो है वो एक सजीव का प्रमुख लक्षण है, तो हम देखेंगे जीवों के शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं जो है वो संपन्न होती है और उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रियाएं, या इसे क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो वर्दी जो है वो किसका है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय का परिणाम है, यानी कि प्रत्येक जीव जो है उसके शरीर के अंदर उसकी कोशिका में अनेकों प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो उन जीवों के शरीर के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? वर्दी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए उपापचय की, तो उपापचय के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है निर्माणकारी, जिसे कहा जाता है एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, और दूसरी होती है विघटनकारी क्रिया, जिसे बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब उपापचय क्रिया कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के क्या है? उपापचय को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कितने भाग हो गए? दो। कौन कौन से? एक तो एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो आप देखो कि जब कोई दो या दो से अधिक सरल प्रकार के अणु यानी कि सिंपल संरचना वाले जो अणु हैं वो आपस के अंदर मिल करके जटिल संरचना वाले अणु का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? एनाबॉलिज्म। और इसी प्रकार से जब दो या दो से जब देखो कि सरल संरचना वाले अणु मिल करके क्या करेंगे? एक जटिल संरचना वाले अणु का निर्माण करेंगे, तब तो उसे क्या कहा जाएगा? एनाबॉलिज्म। और इसी प्रकार से जब जटिल संरचना वाला अणु टूट करके सरल संरचना वाले अणुओं का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मैंने आपको अभी कहा कि वर्दी जो है वो क्या है? उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। और मेटाबॉलिज्म का परिणाम कब होता है वर्दी? तो जब मेटाबॉलिज्म के रूप में एनाबॉलिज्म जो है वो तो क्या हो? अधिक हो, यानी कि निर्माणकारी क्रियाएं तो क्या हो? अधिक हो, और विघटनकारी क्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो? कम हो। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलती है? वर्दी देखने को मिलती है। तो देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कि वर्दी जो है वो मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय का परिणाम है। और उपापचय का परिणाम कैसे है कि जब क्या हो निर्माणकारी क्रियाएं तो क्या हो जीव के शरीर में अधिक, हमें जीव के शरीर के अंदर क्या देखने को मिलेगी? वर्दी देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर प्रोसेस हो जाए इसके विपरीत, कैसे कि अगर निर्माणकारी क्रिया तो क्या हो जाए? कम, और विघटनकारी क्रियाएं क्या हो जाए? ज्यादा, तो उस स्थिति के अंदर हम उसे वर्दी ह्रास या डी ग्रोथ कहेंगे, यानी कि वर्दी का अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्दी के प्रकार। वर्दी के प्रकार जो है वो दो प्रकार से डिसाइड किए गए हैं। पहला जो प्रकार डिसाइड किया गया है वो इस आधार पर डिसाइड किया गया है कि वर्दी हो कहां पर रही है। तो वर्दी होने के स्थान के आधार पर हम वर्दी के दो प्रकार मानते हैं। एक तो आती है आंतरिक वर्दी और दूसरी आती है बाह्य वर्दी। पहले बात कर लेते हैं आंतरिक वर्दी। आंतरिक वर्दी जो है वो क्या होती है? जो कोई भी जीव है उसके शरीर के अंदर से होती है। जीव के शरीर के
अंदर से होगी, यानी कि इंटरनली होगी। और ये जो है वो जनरली किसके अंदर देखने को मिलती है? आंतरिक वर्दी वो सजीवों के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं बाह्य वर्दी की, तो बाह्य जो वर्दी है वो क्या है? बाहर की ओर किसी अन्य पदार्थ के जमा हो जाने पर, यानी कि सतह पर पदार्थ के जमा होने से। जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर इसके अंदर से बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो रहा है, तब तो वो किसके अंदर आएगा? आंतरिक वर्दी में। और अगर मान लो मैं इसके ऊपर कोई बाहर से और पदार्थ जमा कर देता हूं यूं, ठीक है, यूं इस तरह से, जिसके कारण अब इसका आकार और बड़ा हो गया, तो वो किसके अंदर आएगा? बाह्य वर्दी के अंतर्गत आएगा। अब अगर हम बात करें कि वर्दी किस प्रकार से हो रही है, तो उस आधार पर वर्दी के फिर दो प्रकार माने गए हैं। एक तो आता है असीमित वर्दी या अनिर्धारित, अनिर्धारित या असीमित वर्दी। अनिर्धारित जो वर्दी होती है, इसका पैटर्न जो है वो पूर्व के अंदर निर्धारित नहीं होता, और ये असीमित रूप से होती है। इसका मतलब है कि ये जीवन पर्यंत होती है, पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है। और इस प्रकार की जो वर्दी है वो हमें देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। पादप के अंदर देखा होगा आपने कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कभी कोई शाखा लंबी होगी, कभी कोई शाखा छोटी होगी, और साथ में जो है वो ये पूरे जीवन काल तक जो है वो होती रहती है। तो इस प्रकार की जो वर्दी है वो क्या कहलाती है? अनिर्धारित या असीमित जो वर्दी है वो कहलाती है। और ये किसके अंदर देखने को मिलती है? हमें जनरली पादपों के अंदर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम वर्दी के दूसरे प्रकार के बारे में बात करें, तो वो होती है निर्धारित प्रकार की या फिर सीमित प्रकार की। तो निर्धारित या सीमित जो वर्दी है वो क्या होती है? एक निश्चित आयु तक होती है, आयु तक, और ये वर्दी हमें देखने को मिलती है एनिमल्स के अंदर, यानी कि जंतुओं के अंदर। तो जंतुओं की अगर बात करें, जैसे कि हम मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो होने वाली जो वर्दी है ना, वो क्या होती है? एक निश्चित आयु अवधि तक होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे 18-20 साल तक जो है वो एज जब बढ़ती है, वैसे वैसे तो उसका शरीर जो है वो उसके आकार के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन उसके बाद में जो उसके शरीर की जो वर्दी है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? एक निश्चित आयु तक होती है। और ये क्या होती है? सीमित प्रकार की होती है। और साथ में क्या होती है? निर्धारित। तो आपने देखा कि पौधे के अंदर जो वर्दी हुई थी वो तो क्या थी? अनिर्धारित, यानी कि उसके अंदर कौन सी शाखा लंबी है, कौन सी छोटी है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न जो है वो नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए जंतुओं की, तो इनके जो अंग हैं उन सभी अंगों के अंदर एक निश्चित अनुपात के अंदर ही बढ़ोतरी होती है। जैसे निश्चित अनुपात कैसे? कि जैसे दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथ जो है वो समान आकार के बढ़ेंगे। जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है। इसी प्रकार से जो दोनों पैर हैं उन दोनों के अंदर भी क्या होंगे? निश्चित अनुपात के अंदर समान रूप से बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक छोटा हो एक बड़ा हो। यहाँ तक कि अगर आप एक हाथ को देखोगे तो इस हाथ की जो अंगुलियां हैं उनका पैटर्न भी जो है वो फिक्स रहेगा कि ये वाली अंगुली सबसे छोटी है तो ये वाली अंगुली जो है वो सबसे लंबी है। इनका अनुपात जो है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो इस प्रकार की वर्दी जो है वो क्या कहलाती है? निर्धारित वर्दी या सीमित वर्दी, जो किसके अंदर हमें देखने को मिलती है? सजीवों के जंतु जो है उनके अंदर देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वर्दी जो है वो सजीव, और अगर हम बात करें वर्दी की, तो वर्दी की अगर हम बात करें तो हमने ये वर्दी का जो कैरेक्टर लिया है वो तो किसके अंदर लिया है? सजीव और निर्जीव को अलग अलग क्लासिफाइड करने के लिए। लेकिन हम इसको एक विशिष्ट कैरेक्टर जो है वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वर्दी जो है वो दो प्रकार की है। कौन सी? आंतरिक वर्दी और बाह्य वर्दी। आंतरिक वर्दी का मतलब शरीर के अंदर से होने वाली, और जो बाह्य वर्दी है वो क्या है?
सतह के ऊपर पदार्थों के जमा होने के कारण। और इस प्रकार की जो वर्दी है वो आप देखते हो कि जो पर्वत है या रेत का जो टीला है, ठीक है, उनके ऊपर जब और ज्यादा मिट्टी या कोई अन्य पदार्थ आकर के जमा हो जाते हैं तो उसके कारण उनका आकार जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाह्य वर्दी जो है वो निर्जीवों के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की या निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष के रूप में मैं आपको ये कहूंगा कि वर्दी का जो गुण है वो सजीव और निर्जीव दोनों दर्शाते हैं। कैसे कि वर्दी का गुण जो है वो पर्वतों के अंदर भी पाया जाता है, रेत के टीले के अंदर भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्दी के रूप में हम क्या मान रहे हैं, आकार के अंदर या उनके द्रव्यमान में होने वाली बढ़ोतरी को क्या मान रहे हैं, वर्दी। तो आकार तो जो है वो पर्वतों का भी बढ़ जाता है उनके ऊपर पदार्थों के जमा होने के कारण, या फिर रेत का टीला जो है वो भी अपना आकार बड़ा कर लेता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वर्दी जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों दर्शाते हैं, इसलिए यह एक कोई विभेदी लक्षण यानी कि सजीव और निर्जीव को अलग अलग करने वाला लक्षण नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि वर्दी जो है सजीव व निर्जीव दोनों दर्शाते हैं, अतः यह एक विभेदी लक्षण नहीं है। विभेदी लक्षण नहीं है यानी कि इसके आधार पर हम कंप्लीटली सजीव और निर्जीव को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात कर लूं वर्दी के रूप में किसकी, आंतरिक वर्दी की, यानी कि शरीर के अंदर से होने वाली वर्दी की, तो ये आंतरिक वर्दी जो है ना वो केवल और केवल किसके अंदर पाई जाती है, सजीवों में। सजीव में ये निर्जीव के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं यहां पर नोट डाल करके लिख देता हूं कि नोट आंतरिक वर्दी जो है वो सजीवों का विभेदी लक्षण है, यानी कि इसके आधार पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव को अलग अलग जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम बात करेंगे सजीवों के अंदर पाए जाने वाले इनके दूसरे कैरेक्टर यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।